अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके बीकॉम पार्ट 1 के अंदर और बैचलर्स और उसके अलावा सर्टिफिकेशन के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया जाता है वर्कशीट, उसके ऊपर हमारा लेक्चर चल रहा था और आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने ईयर 2011 रेगुलर से लिया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नए तरीके से है, तो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट को एडजस्टमेंट में उसके अलावा वर्कशीट में प्रॉब्लम होती है तो अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आपको क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए हुए हैं महफूज एंड कंपनी के। फॉलोइंग इज द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ महफूज एंड कंपनी ऑन December 31, 2010। कैश आपके पास गिवन है, अकाउंट रिसीवेबल है, एयरक्राफ्ट है, ये आपका फिक्स एसेट है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, कैपिटल है आपका 10 लाख रुपए का, रेवेन्यू है पैसेंजर से, तो ये आपकी इनकम हुई, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो हुई, तो 2 सोर्सेज हैं आपकी इनकम के। तो मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग है, ये एक्सपेंस हुआ, पैसेंजर सर्विस ये आपका एक्सपेंस हुआ, एयरक्राफ्ट का फ्यूल है ये आपका एक्सपेंस है और सैलरीज एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कह रहा है कि सैलरीज अक्रूड है 3000 रुपये से और प्रीपेड हैं सैलरीज 5000 रुपये से। इसका मतलब सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट से आपकी एंट्री बनेगी 3000 रुपये की, ठीक है ना। 3000 रुपये से सैलरीज आपकी बढ़ गई और पेबल हैं 3000 रुपये से, वो आपने पे करनी है। यहाँ पर प्रीपेड हो गई सैलरीज 5000 रुपये से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपेड सैलरीज डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट से आपकी एंट्री बनेगी। 5000 रुपये से आपकी सैलरीज बच गई और 5000 रुपये से आपकी सैलरीज एक्सपेंस कम हो गया। उसके बाद बैड डेट एस्टीमेट होगा 10% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपका 24,000 है, उसका आप 10% अप्लाई करेंगे तो आपका अलाउंस ऑफ बैड डेट्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा 2400 रुपये। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन लायबिलिटी है, लोन लिया है तो उसके ऊपर 5000 रुपये का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, पे करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट से आप एक फिक्स एंट्री बनाएंगे। उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू है, कार्गो से 1000 रुपये का अनअर्न्ड है, अभी तक अर्न नहीं किया है तो लायबिलिटी है। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे, अगर आप जर्नल एंट्री बनाते भी हैं तो अर्न नहीं किया तो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो जो है वो डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक ना। ये जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे भी समझाना। अर्नड रिसीवेबल, अर्न तो कर लिया लेकिन रिसीवेबल है, पैसे नहीं लिए, तो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और कार्गो का जो रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो जाएगा। प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया कैश बिजनेस यूज़ के लिए फ्रॉम बिजनेस से प्राइवेट यूज़ के लिए, तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री बनेगी। बुक वैल्यू, ये आप ध्यान से समझिएगा, बुक वैल्यू एयरक्राफ्ट की जो है वो एस्टीमेट हुई 11,76,000। आपका एयरक्राफ्ट कितने का था, 12 लाख। पिछला अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस करवाऊँ 12,000 तो यह आपके पास बनता है 11,88,000, ठीक है जी, 11,88,000 बनता है। वो कह रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू एस्टीमेट हो रही है ना वो 1,1176 हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपये से वैल्यू मज़ीद कम हो रही है। तो इस साल का डेप्रिसिएशन आपका 12,000 हुआ होगा, पहले भी 12,000 था। तो हो सकता है कि ये लोग स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ कर रहे हों। तो आपने प्रिपेयर करनी है 10 कॉलम वर्कशीट फ्रॉम द अबव डेटा जो कि गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद एडजस्टिंग एंट्रीज जो कि मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर कोटेड हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल क्रेडिट की 3000 से एंट्री बनेगी। उसके बाद प्रीपेड है 5000 से, तो प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट, 10% अकाउंट रिसीवेबल का होगा तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। 24,000 का 10% 2400 बनता है। फिर इंटरेस्ट बैंक लोन पे आउटस्टैंडिंग था, पेबल की एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। उसके बाद अनअर्न्ड रेवेन्यू था कार्गो से 10,000 रुपये का, तो रेवेन्यू नहीं हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो डेबिट, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट। उसके बाद 7,000 रुपये का रिसीवेबल था, रेवेन्यू तो हो गया लेकिन रिसीव करना बाकी है, तो रिसीवेबल रेवेन्यू डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो क्रेडिट। उसके बाद आपने प्राइवेट यूज़ के लिए बिज़नेस से कैश उठाया था,
तो ड्राइंग डेबिट और कैश आपकी क्रेडिट हो गई। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 12,000 रुपये से आपका डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम वर्कशीट की तरफ डायरेक्टली चलते हैं और आपको एडजस्टमेंट का तरीका भी बता देते हैं। महफूज कंपनी वर्कशीट एज ऑन दिसंबर 31, 2010। पर्टिकुलर का कॉलम, ट्रायल बैलेंस का कॉलम, एडजस्टमेंट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का कॉलम बनेगा। और सब कॉलम्स के अंदर यहाँ पर 2 सब कॉलम होंगे, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट का। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका ओरिजिनल ट्रायल बैलेंस था उसके अंदर के बैलेंसेस को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि आपका कैश था 70,000। उसके बाद आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था, एयरक्राफ्ट था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, अकाउंट्स पेबल है, बैंक लोन है, कैपिटल है, रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर है, रेवेन्यू कार्गो है, मेंटेनेंस ओवरहॉलिंग है, पैसेंजर सरचार्ज है। ठीक है जी। पैसेंजर सरचार्ज है, जिसको पैसेंजर सर्विस का, एयरक्राफ्ट फ्यूल है, सैलरीज एक्सपेंस है। ठीक है ना। ये आपके अकाउंट्स थे जो कि ऑलरेडी आपके पास गिवन थे। जो डेबिट थे आप उसको डेबिट लिख लें, जो क्रेडिट थे आप उसको क्रेडिट साइड पे लिख लें, और टोटल करेंगे तो ये 14 लाख जो कि आपका ओरिजिनल बैलेंस था वो आपके पास गिवन था। उसके बाद जब आप एडजस्टमेंट करेंगे तो आप एडजस्टमेंट करते हुए तमाम चीज़ों का अच्छे तरीके से ख्याल करके जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखें, सबसे पहले आपकी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट। तो यहाँ पर अगर मैं आपको नेट बैलेंस बताऊँ कि सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा था और 5,000 रुपये से सैलरी एक्सपेंस कम हुआ, तो 5,000 रुपये में से 3,000 माइनस किया, तो नेट बैलेंस क्या है कि सैलरी एक्सपेंस आपका 2,000 रुपये से कम हो रहा है। तो आपका जो सैलरी एक्सपेंस था ये रहा। तो यहाँ पर डेबिट 3,000 रुपये से था और 5,000 रुपये से क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है ना। तो नेट बैलेंस क्या आएगा, 2,000 ही आएगा। और नया अकाउंट आगा आपका क्या आ गया, सैलरी पेबल, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और प्रीपेड सैलरी नया अकाउंट था, पहले से नहीं था, वो यहाँ पर 5,000 से डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रीपेड एसेट है और पेबल लायबिलिटी है, तो वो क्रेडिट साइड पर एडजस्टमेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया और ये भी एडजस्ट हो गया। बेड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट, दोनों ही अकाउंट नहीं थे, तो दोनों न्यूली अकाउंट अपीयर हो जाएंगे। बेड डेट एक्सपेंस एडजस्टमेंट में डेबिट हो गया 2,400 रुपये से, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट हो गया 2,400 रुपये से एडजस्टमेंट के कॉलम के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ये अकाउंट कट गया, ये अकाउंट भी कट गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, ये दोनों अकाउंट्स भी हमारे पास मौजूद नहीं थे, तो इसको आप नीचे लिख लेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपके पास है वो एक्सपेंस का अकाउंट है, तो वो डेबिट साइड पर जाएगा 5,000 रुपये से एडजस्टमेंट में, और इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटी का अकाउंट है, तो वो क्रेडिट साइड पर जाएगा 5,000 रुपये से। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट अकाउंट है, इसको मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो डेबिट, अनअर्न रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो डेबिट और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, अब रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो जो था वो पहले भी था। ठीक है ना। तो अनअर्न रेवेन्यू जो है वो 10,000 रुपये से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो कि आपके पास यहाँ पर ऊपर मौजूद था, डेबिट हुआ। अनअर्न रेवेन्यू नया अकाउंट है, तो ये यहाँ पर नीचे इस तरीके से आ जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास जो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो था एक बार डेबिट हुआ और ये अनअर्न्ड रेवेन्यू क्रेडिट हुआ, नया अकाउंट आ गया। और दूसरी बार की अगर मैं बात करूँ, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो डेबिट कर दिया, अनअर्न्ड क्रेडिट कर दिया, रिसीवेबल नया था और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो क्रेडिट था 7,000 रुपये से, तो रिसीवेबल नया अकाउंट है, नहीं आएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो क्रेडिट हुआ, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो उसके सामने बिल्कुल आ जाएगा, और कार्गो रिसीवेबल यहाँ पर डेबिट साइड पर आ जाएगा एडजस्टमेंट के अंदर।
उसके बाद नया अकाउंट आपके पास क्या था, ड्राइंग डेबिट था और कैश क्रेडिट था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ड्राइंग न्यू अकाउंट था, इसको डेबिट करेंगे 5000 से, और कैश क्रेडिट हुआ तो इसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास ऑलरेडी गिवन था, तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 12 और एडजस्टमेंट में क्रेडिट भी 12 आ जाएगा। तो इसको आप एडजस्ट कर लेंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब आपके पास जो कैश है वो 70 था, यहाँ क्रेडिट हुआ, माइनस हुआ तो 65 आ गया। अकाउंट रिसीवेबल एज इट इज़ आ गया, एयरक्राफ्ट भी एज इट इज़ आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट प्लस 12 24 क्रेडिट साइड आ गया। अकाउंट्स पेबल 18,000 आ गया। बैंक लोन एज इट इज़ 25,000 आ गया। कैपिटल 1 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर जो था वो 260, कोई रद्दो बदल नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो क्रेडिट 85, डेबिट 10 माइनस किया तो ये हो गया 75, प्लस किया क्रेडिट 7 तो ये हो गया आपके पास 82 एडजस्ट हो गए। मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग 33,000, पैसेंजर सरचार्ज या सर्विसेज 15,000 एज इट इज़ आ गया। एयरक्राफ्ट का फ्यूल कोई चेंजिंग नहीं 26,000। सैलरीज एक्सपेंस 32,000 डेबिट था, 3,000 आपके पास क्या हुआ डेबिट प्लस किया और क्रेडिट 5 माइनस किया तो ये नेट इफेक्ट आपका 30,000 रुपये का आ गया। सैलरीज पेबल क्रेडिट एज इट इज़ आ गया क्रेडिट साइड पे। उसके बाद प्रीपेड सैलरी न्यू अकाउंट था डेबिट। अब बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट साइड पे 2400, अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट पे 2400। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि एक्सपेंस है और पेबल भी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। अनअर्न्ड रेवेन्यू न्यू अकाउंट लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड। कार्गो रिसीवेबल ड्राइंग और डेप्रिसिएशन तीनों के तीनों अकाउंट जो हैं वो डेबिट नेचर के हैं तो वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो ओरिजिनल था वो टोटल आपने किया था, एडजस्टमेंट का आपने टोटल किया 49,400 दोनों साइड बराबर हो गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दोनों साइड टोटल किया तो 14,29,400 14,29,400 आपके पास ये टोटल बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस ही आपके पास आएंगे। तो रेवेन्यूज़ में आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर क्रेडिट साइड, रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो ये आपके पास आ गया क्रेडिट साइड। उसके अलावा और कोई रेवेन्यू का अकाउंट नहीं था, जो टोटल किया तो 342 बन गया। उसके बाद मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंस है, पैसेंजर सरचार्ज एक्सपेंस है। उसके बाद एयरक्राफ्ट का फ्यूल, सैलरीज एक्सपेंस, बेड डेट्स एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है ये आपके पास तमाम के तमाम एक्सपेंसेस हैं। इनको मैंने टोटल किया तो इनका टोटल आपके पास कितना जो बनेगा तो उसका आप डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये अगर मैं आपको इसका टोटल करके बताऊं तो इसका टोटल बनता है 342 में से ये आपके सामने ही लिखा हुआ है, वैसे 342 में से आप अब माइनस करवा दें तो आप इन एक्सपेंसेस को जब टोटल करवाएंगे तो इन एक्सपेंसेस का जो टोटल होगा ना वो 1,23,400 आ रहा होगा। तो इसका मतलब एक्सपेंसेस आपके कम हुए। जब आपके एक्सपेंसेस कम हो गए इट मीन्स कि आपके रेवेन्यू ज़्यादा हैं, तो आप उसको माइनस करवाओगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी जो कि डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगी 2,18,600 और इसको आप टोटल करेंगे तो 342 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि नेट इनकम है तो ये इस साइड पर रिकॉर्ड होती है और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पर इक्विटी में ऐड होती है। बैलेंस शीट में बाकी के तमाम अकाउंट्स आएंगे। कैश आ गया, अकाउंट रिसीवेबल, एयरक्राफ्ट, क्रेडिट साइड पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अकाउंट्स पेबल लायबिलिटी, बैंक लोन, कैपिटल आ गया। उसके बाद 3,000 सैलरी पेबल लायबिलिटी, ये 5,000 आपके पास प्रीपेड सैलरी एसेट है और अलाउंस ऑफ बेड डेट्स है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है, 5,000 का इंटरेस्ट पेबल है, 10,000 का अनअर्न्ड रेवेन्यू लायबिलिटी है, 7,000 का रिसीवेबल है, 5,000 ड्राइंग है। तो आपने दोनों साइड का टोटल किया तो एसेट की जो टोटल साइड है वो 13,06,000 बनती है। क्रेडिट साइड कम थी तो उसमें आपने प्लस किया अपने रेवेन्यू को 2,18,600 तो आपका दोनों साइड का टोटल कितना आ गया 13,06,000 रुपये आ गया। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है और बार बार ऊपर नीचे करने में हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हुई हो, लेकिन अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके बार बार पूछ सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर भी आप कंप्लीट गाइड ले सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अपनी क्यूरीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस करें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें।